वेलकम चिल्ड्रंस। कल हमने सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने जो है दो कारकों के बारे में चर्चा कर ली थी, जनसंख्या के आकार का प्रभाव और जनसंख्या की बनावट। आज हम तीसरे कारक के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन। देखिए, जब भी किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस देश की जनशक्ति में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो कार्य करने वाले मज़दूर हैं वो सस्ते हो जाते हैं और सस्ती वस्तुएं ही उत्पादित की जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर यदि जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे खपत भी बढ़ जाती है। इसलिए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए नए आविष्कार करने पड़ते हैं। अधिक जनसंख्या कभी कभी राष्ट्र की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होती है, तो कभी इसका जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि ने आर्थिक समृद्धि को ठेस पहुंचाई है, जबकि रूस ने आर्थिक समृद्धि के लिए जनसंख्या वृद्धि को आवश्यक माना है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे जो संसाधन है वो सीमित होने की वजह से सब संसाधनों का जो उपयोग है वो सभी जनसंख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या होता है, कमी पड़ जाती है, खाद्यान्न कम पड़ जाते हैं, संसाधनों की कमी देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा क्या है कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोग काम करना शुरू करेंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, कोई उद्योग लगाएगा, तो उस हिसाब से सरकार को टैक्स पे करना होता है। तो इस रूप में राष्ट्रीय आय बढ़ने में भी सहायक होता है। इसके बाद है जनसंख्या और सामाजिक संगठन। देखिए, जब भी किसी देश की जनसंख्या के घनत्व और आकार में वृद्धि होती है तो नगरीकरण बढ़ता है। नगरीकरण से मतलब होता है कि गांव की जनसंख्या का, गांव के लोगों का नगर की ओर प्रस्थान करना, रोजगार की तलाश में, काम धंधे की तलाश में, आजीविका की तलाश में जब जनसंख्या नगर की ओर प्रस्थान करती है, नगर की ओर जाती है, तो इसे नगरीकरण कहा जाता है। तो जब भी जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि होगी तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, विशेषीकरण और श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, परिवार और विवाह के विभिन्न स्वरूप अपने अस्तित्व में आते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार की रचना पर भी जनसंख्या की कमी और अधिकता का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है जनसंख्या और राजनीति। राजतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन पर जनसंख्या के आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ने पर उसकी जो सैन्य शक्ति होती है, जो सैनिक शक्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है और ऐसे देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। दास प्रथा और सामंतवाद भी अधिक जनसंख्या के ही परिणाम हैं। इसके बाद है क्रांति और जनसंख्या। जब भी किसी देश में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होगी या उसका ह्रास होगा, जनसंख्या में कमी आएगी, तो यह स्थिति क्रांति के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसके कारण समाज में सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव आते हैं। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में उथल पुथल मच जाती है। अधिक जनसंख्या होने पर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, जैसा कि अभी तीसरे पॉइंट में डिस्कस हुआ है आर्थिक परिवर्तन को लेकर। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, संसाधनों का समुचित उपयोग संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि आर्थिक सुविधाएं संपूर्ण जनसंख्या को नहीं मिल पाती और एक विघटन की स्थिति समाज में पैदा हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जनता के मन में शासन के प्रति विरोध और विद्रोह पैदा हो जाता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और लोग ऐसी स्थिति में क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। क्रांति हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार की हो सकती है। किसी भी प्रचलित व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन लाना क्रांति कहलाता है और तीव्र परिवर्तन लाने के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, वो दो हो सकते हैं, या तो हिंसात्मक रूप से या अहिंसात्मक रूप से। तो इसलिए जब जब जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या का अधिक होना, बहुत अधिक होना किसी न किसी रूप में क्रांति को जन्म देता है। इसके बाद है जनसंख्या और वैचारिक परिवर्तन। जनसंख्या के आकार और घनत्व में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगता है, उसी हिसाब से लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आता है। जब जनसंख्या में गतिशीलता होती है तो समाज में समानता, प्रजातंत्र, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय के विचार पनपने लगते हैं। और जो गतिशीलता का अभाव है वो संकीर्णता को जन्म देता है। जैसे साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन होगा, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आएगी, लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करेंगे, लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होगा, लोगों की जो क्षीण और तुच्छ मानसिकता है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो रूढ़िवादिता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लोग नए विचारों को अपनाना शुरू करते हैं, नए परिवर्तन को अपनाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो वैचारिकी है, जो मानव की विचारधारा है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद है सामाजिक प्रगति और जनसंख्या। देखिए, विभिन्न जो डेमोग्राफिस्ट हुए हैं, जनसंख्या शास्त्री हुए हैं, उन्होंने सामाजिक प्रगति और विनाश, इन दोनों का संबंध जनसंख्यात्मक कारकों से जोड़ा है। जब किसी भी स्थान की, देश की या राष्ट्र की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो उसकी अंतिम अवस्था जो है वो विनाश के रूप में होती है। इसी प्रकार यदि जनसंख्या लगातार घटती जाती है तब भी सामाजिक विनाश के अवसर बढ़ते जाते हैं। इसलिए समुचित सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देश में जो जनसंख्या है वो संतुलित हो, ना ज़्यादा हो और ना बहुत ही कम हो। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि बहुत अधिक वृद्धि होती है जनसंख्या में, तो पहले भी डिस्कस हुआ है, संसाधन सीमित होने की वजह से लोगों में आपाधापी मच जाती है, एक दूसरे के प्रति विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है, एक दूसरे से छीनने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विघटन होता है, वैयक्तिक विघटन होता है, राष्ट्र का विघटन होता है और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा, यदि जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में घटती है तो भी ये विनाश का कारण है, क्योंकि जो बाह्य शक्ति है वो आक्रमण करके हमारे ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती है।
तो इस प्रकार सामाजिक प्रगति का और जनसंख्या का बहुत ही गहरा संबंध होता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय कारकों की। जैविकीय कारकों से मतलब है वे कारक जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुकरण में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं, उन कारकों को हम जैविकीय कारक कहते हैं। जैविकीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, योग्यताएं, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारी कदकाठी, हमारा शारीरिक गठन, ये सब वंशानुक्रमण और जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं। जैविकीय कारकों को लेकर जो वातावरण है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ह्यूगो डी व्रीज ने एक सिद्धांत दिया था, वो भी जैविकीय कारकों को लेकर था। उन्होंने बताया था कि जीवों के ऊपर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उनकी जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यदि किसी देश के लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, इन सब पर भी जो जैविकीय कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और जब जब इनमें परिवर्तन होगा, अर्थात जन्म दर, मृत्यु दर में, औसत आयु में परिवर्तन होगा, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। जैसे यदि किसी भी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ पे विधवाओं की संख्या में वृद्धि होगी। भाई यदि किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु अधिक होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे विधवाओं की संख्या में वृद्धि होगी और विधवा विवाह जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति और बच्चों की शिक्षा दीक्षा और सामाजिकरण, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की शिक्षा दीक्षा और सामाजिकरण जितना अच्छे से एक पुरुष कर सकता है उतने अच्छे से एक महिला नहीं कर सकती। दुर्बल और कमज़ोर, शारीरिक और मानसिक दक्षता वाले लोग आविष्कार और निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। अतः आविष्कारों के कारण होने वाले परिवर्तन भी समाज में नहीं होंगे। अर्थात यदि किसी बच्चे को वंशानुक्रमण से जो जैविकीय तत्व हैं वो कमज़ोर मिलते हैं, जिस कारण से उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है वो कम रह जाती है, तो ऐसे बच्चे जो है किसी भी प्रकार से कार्य करने में दक्ष नहीं रह जाते और ना ही किसी प्रकार का भी आविष्कार कर पाएंगे। और यदि आविष्कार नहीं होगा तो नए परिवर्तन भी समाज में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और इसकी तुलना में यदि योग्य व्यक्ति है तो वो नवनिर्माण और आविष्कार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। और यदि किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक होंगी तो वहाँ पे बहुपत्नी विवाह प्रथा पाई जाएगी, और स्त्रियों की संख्या कम होने पर बहुपति विवाह प्रथा पाई जाएगी। और यदि दोनों की संख्याएं समान है तो ऐसी स्थिति में एक विवाह प्रथा को मान्यता मिलती है, एक विवाह जो है उसका प्रचलन होता है। साधारणतः यह माना जाता है कि अंतर्जातीय और अंतर प्रजातीय विवाह से प्रतिभाशाली संतानें पैदा होती हैं जो आविष्कारों द्वारा नवीन परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता को प्रभावित करता है। जैसे यदि अंतर्जातीय विवाह होता है, अंतर्जातीय विवाह का मतलब होता है और अंतर प्रजातीय विवाह की अपनी ही जाति में विवाह करना और अपनी ही प्रजाति में विवाह करना। तो इस प्रकार से यदि अंतर्जातीय और अंतर प्रजातीय विवाह होते हैं तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो विलक्षण प्रकार की होती हैं, उनमें आविष्कार करने की और नवीन परिवर्तन लाने की अक्षमता होती है। अगर अंतर्जातीय और अंतर प्रजातीय विवाह नहीं होते
बहिर्जातीय विवाह होते हैं, बहिर्प्रजातीय विवाह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी नस्ल है वो संकर हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। दो प्रजातियों से, मेल से एक नई तीसरी प्रजाति का जन्म होता है, जिसमें उन दोनों प्रजातियों के लक्षण होते हैं, तो उसे संकर प्रजाति या मिश्रित प्रजाति कहा जाता है। डार्विन जो है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। पेरेटो मानते हैं कि जब किसी समाज में प्रजातीय और प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोग होते हैं तो समाज प्रगति करता है, और ऐसा न होने पर समाज की अवनति होती है, समाज का पतन होता है, समाज गर्त में चला जाता है।